हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव और आज हम 24 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो लेट अस जंप इनटू द फर्स्ट न्यूज़। इजराइल स्ट्राइक्स लेबनान। सो बेसिकली ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसको समझने के लिए डेफिनेटली और नॉलेज चाहिए, बट हम करंट के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड ज्योग्राफी समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें प्लेस इन न्यूज़ का भी पार्ट बन जाती है। तो एक बार देखते हैं न्यूज़ क्या है एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि इसकी ज्योग्राफिकली कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो इसराइल ने जो लेबनान का रीजन है यहाँ पर उसमें सॉरी जो सर्दर्न लेबनान का रीजन है वहाँ पे अटैक किया है एंड अराउंड 356 पीपल हैव डाइड। इसमें से दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो अटैक हुआ है एंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन किल्ड, ये डेफिनेटली सिविल सर्विसेज के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए सारी चीज़ें लिंक्ड किस तरह से है। सी इसराइल ने लेबनान में अटैक क्यों किया? मेनली द थिंग इज कि वहाँ पे हेजबोल्ला की लोकेशन है। सो हेजबोल्ला इज़ अ ग्रुप जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? सो हेजबोल्ला क्या है? एक ईरान बैक्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसराइल ने हेजबोल्ला के जो आउटपोस्ट थे उनको टारगेट करा जो कि लेबनान लेबनान में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इसराइल है और लेबनान ठीक इसराइल के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हेजबोल्ला के पोस्ट थे जहाँ पर इसराइल ने अटैक कराया। सो द थिंग इज कि हेजबोल्ला को उन्होंने अटैक क्यों करा? अटैक इसलिए करा क्योंकि हेजबोल्ला इज एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान बैक करता है। नाउ अनदर क्वेश्चन कि ईरान के बैक करने से क्या प्रॉब्लम है? सी द थिंग इज कि ईरान एंड इजराइल हैव बीन रीजनल राइवल्स फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड इसका रीज़न मेनली जो इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है वही है। बिकॉज ईरान पैलेस्टीन की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ओवरऑल सोवरेनिटी की बात करता है एंड इसराइल डज नॉट डू दैट। तो दोनों में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है एंड दैट इज़ वाई लेबनन बीच में आता है, क्योंकि लेबनन के अंदर ईरान ने अपना एक मिलिटेंट ग्रुप सेटअप कर रखा है जिसको हेजबोला बोलते हैं। तो इसराइल स्टार्टेड अटैकिंग एंड टारगेटिंग हेजबोला साइट्स। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, राइट? एंड कुछ स्ट्राइक जो है वो बेरूत में भी हुई है। अब ये जो टर्म्स है ना ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक तो कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए। दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो लोकेशन बेस्ड है। तो यू कैन सी ये बेरूत एक सिटी है जो कि यहाँ पे क्या है, मेडिटेरेनियन सी। सो मेडिटेरेनियन सी से लगी हुई है बेरूत सिटी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और लेबनान भी देखो, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ ही अटैच्ड है और इसराइल भी। तो ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन हेजबोला सेड टू हैव टारगेटेड अदर सिटीज इन इसराइल एज वेल एंड कोस्टल सिटी ऑफ हाइफा वाज अटैक्ड एज वेल। सो लेबनान पर इसराइल ने अटैक करा एंड लेबनान का भी कुछ अटैक इसराइल पर हुआ। तो अब इसराइल की जो कुछ सिटीज़ हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, आपको पता होना चाहिए वो मेडिटेरेनियन सी से टच्ड है। ऐसे क्वेश्चंस प्लेसेस इन न्यूज़ में आते हैं, ज्योग्राफी के वो करंट अफेयर्स बना के क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी चीज़, इसराइल की भी कुछ ऐसी सीरीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो इसराइल का एक बार मैप देखते हैं। सी ये जो पूरी लोकेशन है, ये लोकेशन, ये यूएन का अप्रूव्ड इसराइल का मैप है, ठीक है। दिस इज द यूएन अप्रूव्ड मैप ऑफ इसराइल। और जो बचा हुआ लोकेशन है वो क्या है? जैसे ये वाला जो रीजन है एंड ये वाला जो रीजन है, तो ये जो रीजन है इसको कहते हैं वेस्ट बैंक एंड ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप। इन दोनों को ऐड करके बनता है पैलेस्टीन। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड ये जो मॉडल है, इस पूरे रीजन को जो डिवीजन करा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिवीजन है ये यूनाइटेड नेशन बैक्ड है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड है एंड इसको बेसिकली टू स्टेट सोल्यूशन भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैप आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बैंक यहाँ पर है, गाजा यहाँ पे है, दोनों मिलके पैलेस्टीन बनता है। और जो रिमेनिंग एरिया है जो ब्लैक में मैंने हाईलाइट करा है, ये एक्चुअली यूएन अप्रूव्ड इसराइल का मैप है। हाउएवर, अगर आप जब भी इसराइल का भी मैप देखोगे प्रैक्टिकली, तो आपको इसराइल का मैप कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे, जिसमें वेस्ट बैंक का काफ़ी सारा रीजन जो है वो इसराइल के अंदर ऑक्यूपाइड है, उसकी ऑक्यूपेशन के अंदर है। तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा चल रहा है। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। एनीवे, एक तो ये कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, ऊपर से कुछ सिटीज़ है जिनका आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे टेल अवीव। टेल अवीव यहाँ पर लोकेटेड है। देन ऑब्वियसली जो जेरूसलम है वो यहाँ पे लोकेटेड है। एंड जेरूसलम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस एक कॉन्टेक्स्ट है। बट द थिंग इज
एंड हाइफा यहाँ पर है। सी इन सिटीज़ के लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस को लिंक करके। ये तेल अवीव और हाइफा दोनों आप देख सकते हो मेडिटेरियन सी को टच कर रही है, वाइल जेरूसलम थोड़ी सी इनलैंड है। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स आपको ध्यान रखने हैं। एंड इसी के ऊपर लेबनन है, इसराइल के ऊपर, और इसराइल के ऊपर लेबनन है, इस रीजन में सीरिया है, एंड राइट हैंड साइड में जॉर्डन है। ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग दैट यू शुड नो, क्योंकि इसी टाइप में क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं। देन यहाँ पर है इजिप्ट। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ना इजिप्ट का, जो कि इस डायरेक्शन में है, ये साइनाई पेनिनसुला का पार्ट है। साइनाई पेनिनसुला ऐसे डायरेक्टली जोग्राफिक बेस्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, कौन कौन सी कंट्रीज किस डायरेक्शन में लाई करती हैं, जो भी प्लेस इन न्यूज़ है। आई विल रिकमेंड कि आप गूगल मैप पर भी जाके इन चीज़ों को थोड़ा सा देखो। उसके अलावा एज यू कैन सी, ये जो ग्रीन कलर्ड है ये टेक्निकली स्टेट ऑफ इसराइल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू टू स्टेट सोल्यूशंस, सॉरी टू स्टेट सोल्यूशन। बट जो ये वाला रीजन है वेस्ट बैंक का, इसमें भी बहुत सारे एरियाज पर इसराइल ने ऑक्यूपेशन कर रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे इजरायली सेटलमेंट्स इसराइल ने बना ली है। ये कुछ आपको ध्यान रखना है। देन दो तीन चीज़ें और हैं जो कि जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये है सी ऑफ गैलिली। ठीक है, ये है सी ऑफ गैलिली। देन ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये है डेड सी, जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड का सॉल्टीएस्ट लेक है। ठीक है, ये दो ऐसे जोग्राफिकल यहाँ पे रीजन जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक नदी जाती है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करती है। सी ऑफ गैलिली एंड डेड सी को कनेक्ट करने वाली जो रिवर यहाँ से जाती है, यहाँ पे जो जा रही है, जो कि इसराइल और जॉर्डन का एक बॉर्डर भी बनाती है। इसका लिटरली जो नेम है वो है जॉर्डन रिवर, उस कंट्री के नेम पर ही है जॉर्डन रिवर। ये कुछ जोग्राफिकल फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। देन यहाँ पर आपको एक रीजन दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो है ये एक जोग्राफिकल माउंटेनियस रीजन है जिसको कहते हैं गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स क्या है? गोलन हाइट्स एक ऐसा एरिया है जो कि सीरिया एंड इसराइल का एक डिस्प्यूटेड लोकेशन है। तो वेस्ट बैंक और गाजा इसराइल और पैलेस्टीन का डिस्प्यूटेड लोकेशन है। देन जो गोलन हाइट्स है वो इसराइल और सीरिया का डिस्प्यूटेड लोकेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। गोलन हाइट्स के लोकेशन पूछ सकते हैं वो, राइट। तो कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन इसराइल के नीचे क्या है? तो ये जो रीजन है ना, ये इजिप्ट का ही पार्ट है, इसको ही साइनाई पेनिनसुला बोलते हैं। एंड इसराइल के राइट में जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, एंड टॉप पे नॉर्थ में लेबनन है। फिर जो इसराइल का एकदम सर्दर्न पॉइंट है, एज यू कैन सी, ये जो सर्दर्न पॉइंट है ये एक वाटर बॉडी से मिक्स होता है। तो ये जो एक वाटर बॉडी है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। देन ये जो वाटर बॉडी इसराइल सॉरी इजिप्ट के बीच में है, सो ये तो हो गया मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, देन ये जो वाटर बॉडी है ये है गल्फ ऑफ सुएज, और इन दोनों का मिक्सचर जाके नीचे हो जाता है रेड सी में। तो ये दोनों मिलते हैं रेड सी में। तो ये पूरी जो जोग्राफिकल एकदम अलाइनमेंट है इस कंट्री का, वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बने हैं पास्ट में और फ्यूचर में भी बनेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ का ये पार्ट है, एंड दैट इज यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। तो जो मैंने आपको बताया उन फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है उसके लिए। ठीक है, तो 1993 में क्या होता एक्चुअली, जो इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है और भी ज़्यादा पुराना है, बट मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो अभी न्यूज़ में है। तो 1993 में जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अग्री करा था एक प्लान को टू इम्प्लीमेंट टू स्टेट सोल्यूशन। एंड ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था ऑस्लो अकॉर्ड का। ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो ऑस्लो अकॉर्ड आपको ध्यान रखना है, एंड 1993 याद रखना है। बट क्या है, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो मैप था ये ऑस्लो अकॉर्ड में अग्री कर लिया गया था, बट बहुत सारी इजरायली सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक में बस गई। अब इससे क्या हो रहा है, एक तरह से जो वेस्ट बैंक में टेक्निकली इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल लॉ है उसका वायलेशन हुआ है, जब इसराइल ने वहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स को बिठाया था। सो इसराइल हैज़ कंटिन्यूड बिल्डिंग एंड एक्सपैंडिंग इट्स सेटलमेंट, जो नहीं होना चाहिए था बट ऐसा हुआ है। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट ना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया।
इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू में भी ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन को अग्री करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इंडिया का ना पिछले 2-3 डेकेड से, 2-3 दशकों से हमारी कोशिश यही रही है कि इज़राइल और पैलेस्टीन के इशू को हम डी-हाइफेनेट करें। ये भी कीवर्ड इंपॉर्टेंट है जो कि GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना होता है ऐसे टर्म। डी-हाइफेनेट मतलब क्या होता है? सी जो हाइफन है, वो एक साइन है, इसको हाइफन कहते हैं। तो इधर सपोज़ मैंने ए लिखा है, इधर बी लिख दिया, दोनों के बीच में हाइफन लगा दिया, तो तो हमें क्या है, इन दोनों ए और बी को साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन हम डी-हाइफेनेट कर देते हैं, मतलब ए यहाँ पे लिखा, बी यहाँ पे लिखा और दोनों के बीच में कोई हाइफन नहीं लगा। तो बी एक अलग एंटिटी हो गई, ए एक अलग एंटिटी हो गई। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि इंडिया, इज़राइल और पैलेस्टीन को साथ में देख के कोई पॉलिसी बनाता था। अब हमारा एम ये हो गया कि इज़राइल के साथ अलग ट्रीटमेंट होगा और पैलेस्टीन के साथ जब भी हम फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करेंगे तो डिफरेंट होंगे। वो उस बेसिस पर डिपेंड नहीं करेंगे कि इन दोनों के आसपास में कैसे रिलेशन है। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की एक समिट हो रही है जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन ये दोनों मिले हैं रिसेंटली, ठीक है। एंड यही एक बहुत बड़ा अप्रोच है डी हाइफिनेशन पॉलिसी के लिए। इंडिया ने दो चीज़ें बोली हैं। एक तो इंडिया ने टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करा है, ये इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी हमेशा रही है। एंड इंडिया ने ये भी बोला है दैट वी एक्सटेंड अनवेवरिंग सपोर्ट टू द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, राइट। सो जो पीपल ऑफ पैलेस्टीन है उनके लिए अनवेवरिंग सपोर्ट इंडिया ने डिक्लेयर करा है, और ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? पीपल ऑफ पैलेस्टीन बेसिकली मीन्स दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द एंटायर वॉर। सो इंडिया सपोर्ट्स देयर एग्जिस्टेंस। ये तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोकने का एक अप्रोच है। लेकिन इंडिया ने एब्सटेन करा था फ्रॉम यूएन रिजोल्यूशन कॉलिंग अपॉन इजराइल टू वेकेट ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि यूएन में एक रिजोल्यूशन पास हुआ या एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें उस रिजोल्यूशन का एम ये था कि इजराइल को ये बोला जाए कि जो जो टेरिटरीज वेस्ट बैंक में इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखी है ना, इजराइल उससे पीछे हट जाए अगले 12 महीने के अंदर। ये यूएन में रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इंडिया ने इसमें वोट ही नहीं किया। इंडिया ने ना तो फेवर में किया ना ही इसके अगेंस्ट करा। बट यूजुअली इंडिया ऐसा स्टैंड लेता है क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि इजराइल से हमारे रिलेशंस खराब हो, एंड दैट इज़ वाई इंडिया ने ये जो एब्सटेन कर दिया, वोट ही नहीं करा इस रिजोल्यूशन में। बट जब प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट के साथ मिल रहे हैं तब क्या बोल रहे हैं कि वो अनवेवरिंग सपोर्ट दे रहे हैं टू द पीपल ऑफ पैलेस्टीन। तो यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंट अप्रोच दिख रही है जहाँ पे दोनों कंट्रीज के रेस्पेक्ट में हमारी जो फॉरेन रिलेशंस है थोड़े से डिफरेंट है, और इसी को डी हाइफिनेशन पॉलिसी बोलते हैं। तो जिस यूएन समिट में वो गए थे अटेंड करने, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन से मिले, अब उस समिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ये जो समिट है ये बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हीं के लिए है। सी 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अनाउंस करा था कि ऐसे कुछ गोल्स हैं, टोटल 17 मेजर गोल्स हैं जिन्हें हमें 2030 तक पूरा करना है। इसमें बहुत सारे गोल्स हैं कि पॉवर्टी को फिनिश कर देना है, हंगर को ख़त्म करना है, जो क्लाइमेट चेंज है उससे डील करना है, जो हमारी फ्यूचर सिटीज़ हैं वो बहुत ही सस्टेनेबल वे में डेवलप हों। तो ऐसे 17 ओवरऑल गोल्स हैं। अब इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जो जो प्रोग्रेस रही है, और हर कंट्री कुछ ना कुछ है ना प्रॉमिस करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम ये एफर्ट्स ले रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ ना कुछ समिट्स करती रहती हैं। तो अब इसका एक ट्रेंड पढ़ते हैं। ये जो ट्रेंड यहाँ पे मेंशन है ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेंड क्या है, एंड ये जो क्वेश्चन है आपके मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपको ऐसी चीज़ें पूछी गई है। तो प्रीलिम्स बेस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से कम है, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं ताकि हमसे कुछ मिस ना हो। बट मेंस में तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक बहुत ही छोटे से फ्लो चार्ट में बता सकते हो कि 2015 के बाद अब तक क्या हुआ है। तो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च होते हैं जिसको ऑफिशियली बोला जाता है 2030 एजेंडा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा एम यही तो है ना कि 2030 तक हम वो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करें। तो 2015 में लॉन्च हुआ एजेंडा जिसका नाम था 2030 एजेंडा। फिर 2020 में 5 साल बाद UN 75 डिक्लेरेशन लॉन्च होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 75 ईयर्स हो चुके थे यूनाइटेड नेशंस को बने हुए, इसलिए UN 75 डिक्लेरेशन लॉन्च होता है 2020 में। लेकिन यहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती है। देन 2021 में अगले साल आर कॉमन एजेंडा लॉन्च होता है। अगेन यहाँ पे
बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो साथ में आते हैं और बताते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि उनके गोल्स और उनके एफर्ट्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर 2022 में, मतलब 2021 के अगले साल 2022 में ये डिसाइड होता है कि जो 2024 ईयर होगा, सो 2022 में डिसाइड हुआ कि 2024 में हम एक समिट ऑफ द फ्यूचर करेंगे। और अभी यही समिट हो रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि 2022 में डिसाइड हुआ था कि 2024 में समिट ऑफ द फ्यूचर करेंगे, और यही अभी समिट ऑफ द फ्यूचर हो रही है, जिसमें डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करा जा रहा है। फिर ये 2022 में डिसाइड हुआ था। फिर उसके अगले साल 2023 में एक बहुत ही बड़ी एसडीजी समिट भी हुई थी, और अब 2024 में समिट ऑफ द फ्यूचर एक्चुअली हो रहा है। तो ये एक बहुत ही छोटे से फ्लो चार्ट में अगर आपने मेंस में दिखा दिया उस क्वेश्चन में जिसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया है, तब ये आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक हाई लेवल इवेंट है जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं और बात करते हैं कि फ्यूचर को कैसे सेफ गार्ड करना है। ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें कुछ चीज़ें लॉन्च हुई हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो कहीं भी आपको लगे इसकी ज़रूरत है तो क्या हुआ है यहाँ पे, पैक्ट ऑफ द फ्यूचर लॉन्च हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान रखना है। तो पैक्ट ऑफ द फ्यूचर लॉन्च हुआ है। अब इसके दो पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स हैं? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशंस। डेफिनेटली इन दोनों का एम यही है कि फ्यूचर जनरेशंस की जब भी बात होती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम यही है कि हम अभी डेवलपमेंट ऐसे ही करें ताकि फ्यूचर जनरेशंस को प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो हमारे इस जनरेशन और पास्ट जनरेशन के की जो लेट अस से अनसस्टेनेबल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण हो रहा है। तो ये जो बर्डन है फ्यूचर जनरेशंस पर ना जाए, इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड ये समिट्स भी इसलिए हो रही हैं। तो इसलिए जो डिक्लेरेशन फ्यूचर जनरेशन है वो इसी से रिलेटेड है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ओडिशा ने आयुष्मान भारत जो योजना है उसको ज्वाइन करा है। एक्चुअली क्या था कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पीएमजेएवाई भी इसको बोलते थे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है। इसमें क्या है कि फैमिलीज को, कुछ सेलेक्टेड फैमिलीज को जो कि काफ़ी पुअर है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती है, इसका क्राइटेरिया भी अभी फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा। तो उन फैमिलीज को बोला गया है कि अगर आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हो, अपना इलाज करवा सकते हो, एंड उसकी जो कॉस्ट होगी, उसका जो टोटल खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ अश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। सिंपल, कोई भी बहुत बड़ा, इनफैक्ट बहुत बड़ी सर्जरीज वगैरह भी होती है तो वो भी जो उसका पूरा खर्चा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी। ठीक है, अब ये जो लिमिट है ना टोटल खर्चे की, वो 5 लाख पर फैमिली है और पर ईयर, मतलब हर साल जो फैमिली है इस स्कीम के थ्रू 5 लाख तक का जो एक बहुत बड़ा इलाज है या कोई सर्जरी है कुछ भी है वो करा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार ये बेनिफिट मिलेगा, हर साल ये बेनिफिट 5 लाख रुपए का हर फैमिली को मिलेगा। सी पर फैमिली लिखा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, अगर फैमिली में 10 लोग हैं या 2 लोग हैं तो फर्क नहीं पड़ता, पूरी फैमिली इसमें इसका पार्ट होगी। और ये जो ओवरऑल स्कीम बनाई जा रही है ये किस टाइप के हॉस्पिटल के लिए बनाई जा रही है। सी आप देखो, जब इसमें लिखा है कि बड़ी बड़ी सर्जरी भी वो इसके अंदर करवा सकते हैं, तो जो छोटे प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हॉस्पिटल्स मतलब जिसमें एक फिजिशियन होते हैं जो, और जो बहुत सारे टूल्स और मशीन्स हैं जो यहाँ पे नहीं होते, वो आपको छोटे मोटे जुकाम वगैरह की दवाई दे सकते हैं, बट कोई ऑपरेशन है वो चीज़ें इस प्राइमरी हॉस्पिटल में शायद ना हो। एक्सरे मशीन्स वगैरह ऐसे हॉस्पिटल्स में यूजुअली नहीं होती है। तो प्राइमरी हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे हैं, एंड जो गवर्नमेंट प्राइमरी हॉस्पिटल्स चलाती है इनको कभी कभी डिस्पेंसरीज भी बोला जाता है, एंड प्रेटी श्योर आपने ये नाम सुना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है नहीं है, और बहुत ही छोटी छोटी बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है। तो इसमें कौन से हॉस्पिटल्स कवर करने चाहिए, जहाँ पे सर्जरी भी कवर्ड है, वो हॉस्पिटल जो कि प्राइमरी हॉस्पिटल से थोड़े बड़े हैं, जिनमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, और वो आते हैं सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल्स। तो ये जो स्कीम है सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल्स के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। जो जन आरोग्य योजना है जिसमें 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिए जाते हैं, मतलब ये दिए नहीं जा रहे, अगर हॉस्पिटल में जाके कोई इलाज कराएगा तो अप टू 5 लाख उसका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री हो जाएगा। तो ये जो स्टेट है, सी एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हेल्थ है
हेल्थ है ना, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब जो यूनियन लिस्ट है उसमें ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर स्टेट लिस्ट है, उसमें हेल्थ जो है स्टेट का पार्ट है। तो अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो फिर इसमें जो जब हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम कैसे लॉन्च कर सकती है? वेल, कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंस्टेंस में, एंड दैट इज वाई ये ऐसी स्कीम है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज वाई उड़ीसा फाइनली सेंटर की स्कीम को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर ऑलरेडी एक सेपरेट स्कीम चल रही थी इसी टाइप की, जिसका नाम कालिया था। ठीक है, कालिया स्कीम चल रही थी जो भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही प्रोवाइड कर रही थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे। अब हर स्टेट की खुद की स्कीम हो सकती है ऐसे ही, और ओडिशा की भी थी, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने ओडिशा ने ज्वाइन नहीं करा था, बट अब जो है ओडिशा ने सेंटर की जो स्कीम है उसके साथ मर्ज कर लिया है। बिहार ने भी रिसेंटली ज्वाइन करा था कुछ टाइम पहले। देन 18 states have converged their state specific schemes like अटल like obviously सॉरी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एंड जो 4 states हैं वो अभी इस प्रोसेस के अंदर है। तो ओवरऑल क्या है, जो इंडिया में 28 states है ना, मैक्सिमम ने इसको ज्वाइन कर लिया है। 18 स्टेट्स कंप्लीटली ज्वाइन कर चुके हैं, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो इस प्रोसेस के अंदर है। तो ये जो स्टेट्स के नेम है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अभी प्रोसेस के अंदर है, ये ज्वाइन हो जाएंगे। जो स्टेट्स आपको ध्यान रखने हैं वो हैं ये दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज कौन सी होती हैं? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है। तो कोई भी अगर ऐसी टेरिटरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली उसमें सेंटर की स्कीम्स अप्लाई होगी। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में तो ये अप्लाइड थी। ठीक है, लेकिन इसमें सॉरी 8 यूनियन टेरिटरीज में अप्लाइड होनी चाहिए थी, बट एक इसमें यूनियन टेरिटरी आती है दिल्ली। अब दिल्ली एक ऐसी स्पेशल यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, राइट? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो टू सम एक्सटेंट एक स्टेट जैसा ही काम करती है, बट वो यूनियन टेरिटरी भी है। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट 7 यूनियन टेरिटरी जो है उनके अंदर ये स्कीम चल रही थी। एक यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है उसके अंदर नहीं चल रही थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास खुद की ऐसी हेल्थ स्कीम्स एग्जिस्ट करती है। तो दिल्ली, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इन तीनों के अंदर जो आयुष्मान भारत की स्कीम है वो अभी एक्टिव नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी एक सेपरेट ऐसी स्कीम चल रही थी। तो इन 3 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये स्कीम नहीं चल रही थी, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो बाकी 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर ये स्कीम एक्टिवली चल रही है। इसमें क्या होता है, इन पेशेंट मतलब वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल के अंदर है, इनसाइड है, बेसिकली यही मतलब है, उनको बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, और फैमिली साइज, एज, जेंडर, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एज लॉन्ग एज वो बेनिफिशियरी की लिस्ट में आ रहा है, तो फर्क नहीं पड़ रहा जो बेनिफिशियरी है उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, ये क्या है। तो इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों के अंदर इलाज करवाया जा सकता है। डेफिनेटली कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल उसको बिल पकड़ा देगा, लेकिन ये जो बिल है ये इस स्कीम के थ्रू पूरा का पूरा पे कर दिया जाएगा, और उस पर्सन को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। देन ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है बिकॉज ऑफ द नंबर। जो नंबर इन्वॉल्व है ना, कितने इतने सारे लोगों को जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम बन जाती है। 2018 में इसको लॉन्च करा था, एंड सर्जरी, मेडिकल, डे केयर, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, आप देख सकते हो जो पूरा ट्रीटमेंट है वो उसमें कवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बेनिफिशरीज कौन है? बेनिफिशरीज वो लोग होते हैं जिनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। यूजुअली जो बेनिफिशरीज हैं वो लिए जाते हैं, 2011 में एक सेंसस हुआ था, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। ये जो मेजर सेंसस होता है ना, जो बेसिक जनगणना होती है, उसी के साथ हुआ था ये 2011 में, एंड इसमें जो लोग आए थे वही इसके बेनिफिशरीज हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप खुद सोचो, ये जो सेंसस है ये तो सेंटर ने कराया था, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ डेटा अपने लोगों के बारे में रखती है। और हेल्थ ऐसा हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है, और बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी ऐसी स्कीम चलाते थे पहले भी। तो अगर ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना जो स्टेट की लिस्ट में आते हो लेकिन सेंटर की इस SECC वाले लिस्ट में नहीं आते हो, तो उनका क्या? उसमें ये अलाउ करा गया कि जो स्टेट्स है ना वो भी अपना डेटाबेस, जो फैमिली डेटाबेस है, वो इंक्लूड कर सकती है। तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो कि नोडल एजेंसी है इसको रन करने की, ठीक है, नोडल एजेंसी कौन सी है? आयुष्मान भारत को रन करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्टेट्स को, ताकि वो उन फैमिली को भी यूज़ कर पाए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, उनको भी बेनिफिट दे पाए जो कि स्टेट की पर्टिकुलर लिस्ट में आती है, जो उन्होंने अपनी लिस्ट बना रखी होगी।
इसकी फंडिंग क्या है, ये 60-40 के रेशियो से फंड किया जाता है, मतलब 60% खर्चा सेंटर उठाएगा, 40% खर्चा स्टेट उठाएगा। ये यूजुअली स्टेट्स के लिए है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड, सो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इनके लिए जो रेशियो है वो 19-10 है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है, उनके लिए 100% सेंटर से ही पूरा खर्चा आता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यूनियन टेरिटरीज कंप्लीटली सेंटर के कंट्रोल में ही है। नोडल एजेंसी इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जिसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बनाया गया था। इसका क्या मतलब है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एम्फसाइज करा है। नेक्स्ट न्यूज़, एफएसएसआई इशूज नोटिस टू तमिलनाडु फर्म ओवर घी एडल्ट्रेशन। तो एक बहुत बड़ा एक मैटर चल रहा है, जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर जो लड्डूज डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उनके अंदर जो घी था वो अडल्ट्रेटेड था, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो इस पे काफ़ी बड़ा एक मैटर चल रहा है। बट द थिंग इज कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो हम पढ़ रहे हैं। सी, कभी भी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आए, चाहे न्यूज़ यूपीएससी से इररेलेवेंट हो, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसका बैकग्राउंड पढ़ना है। क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज़ में है, चाहे न्यूज़ रेलिवेंट हो ना हो, ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाता है, क्योंकि वो न्यूज़ में थी। तो एफएसएसआई जो है अभी न्यूज़ में है, एंड ये 2006 के एक्ट के थ्रू बनी है। तो मतलब ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर आती है, विच इज़ कॉमन सेंस। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एंड जो 2006 का इसका एक्ट आया ना, जिसमें ये बनी है, इसके पहले भी बहुत सारे एक्ट्स थे। तो आप ये सोच सकते हो ना कि भाई क्या ऐसी कोई बॉडी जो कि फूड सेफ्टी इंश्योर करती है, ये 2006 से पहले थी नहीं। सी हाँ, ऐसी बॉडी तो नहीं थी, लेकिन कुछ एक्ट्स थे जो कि इन चीज़ों को इंश्योर करते थे। जब ये 2006 में एक्ट्स आता है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, इसमें जो पुराने एक्ट्स थे बहुत सारे, उनको मर्ज करके इसमें कंक्लूड कर दिया जाता है। ये जो लिस्ट है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको पढ़ लोगे तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो ये जो एफएसएसआई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्ट आ रहा है 2006 में, उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 2008 में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो स्टैब्लिश तो ये हो गई, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होने के बाद तभी इफेक्टिव होगी जब उसके खुद के जो वर्क है वो कंटिन्यूसली चालू हो जाएगा। तो इसका जो प्रॉपर वर्क है वो 2011 में चालू होता है, क्योंकि 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस एफएसएसआई ने लॉन्च कर दिए थे। तो तब से ही ये बहुत ही प्रॉपर बॉडी बन जाती है ये। देन एफएसएसआई ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं, इस पे भी प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। वो एक्चुअली यही बोल देंगे, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये नीति आयोग ने लॉन्च करा है, ऐसा स्टेटमेंट प्रीलिम्स में लिखा होगा। बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एफएसएसआई ने या और भी कोई जो बॉडीज़ है इंडिया में, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं। तो हार्ट अटैक रिवाइंड ये लॉन्च करा था ट्रांस फैट को बैन करने के लिए। देन स्टेट फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स वो रेगुलरली लॉन्च करता ही है। ईट राइट मूवमेंट भी लॉन्च करा था, ताकि जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है हमारी डाइट में वो बढ़े और जो अनहेल्दी डाइट है वो घटे। एंड ये जो मूवमेंट है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के साथ अलाइंड ही था। एंड देन ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये दिया जाता है रेलवे स्टेशन को, जहाँ पे जो फूड है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है किसी रेलवे स्टेशन की, तो उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इनिशिएटिव है जो एफएसएसआई के हैं, आपको ध्यान रखने हैं, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली कुछ यंग आर्टिस्ट ने कुडियाट्टम, जिसको कुटियाट्टम भी बोलते हैं, ये परफॉर्म किया है। तो अब ये न्यूज़ बन गई है। ये परफॉर्मेंस जो हुई है ये यूपीएससी में नहीं पूछी जाएगी, बट क्योंकि कुटियाट्टम एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंशिएंट आर्ट फॉर्म है जो कि न्यूज़ में है, तो इस पे ना स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। स्टैटिक मतलब जो इसका बेसिक बुकिश नॉलेज है ना, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसका जो बेसिक है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें पता होना चाहिए क्या है। तो ये एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ये है क्या। प्रीलिम्स में लिखा होगा कि कुडियाट्टम इज प्योरली अ डांस फॉर्म, ऐसे लिखा जा सकता है, इट इज़ प्योरली अ डांस फॉर्म, या फिर इट इज़ प्योरली अ म्यूजिक फॉर्म। बट ऐसा नहीं है, ये एक ड्रामा या फिर थिएटर फॉर्म है। और थिएटर और ड्रामा में आपको पता है डांस और म्यूजिक दोनों इन्वॉल्व होते ही हैं। तो ये बहुत ही मिक्सचर है और इसमें एक्टिंग भी हो रही है। ठीक है, तो इसमें एक्टिंग है, इसमें डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें इस थिएटर में होती हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये केरला का ट्रेडिशन है एंड संस्कृत ट्रेडिशन को ये फॉलो कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑब्वियसली संस्कृत
का जो संस्कृत का जो ओवरऑल एक्सेप्टेंस था वो नॉर्थ इंडिया में रिलेटिवली ज़्यादा था, बट साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसी डायनेस्टीज रही हैं जहाँ पे संस्कृत को कुछ हद तक प्रमोट किया गया था, एंड वहीं से जो है कुडियाट्टम निकल के आता है। तो इसमें कुडी का मतलब होता है टुगेदर, लोग साथ में आएंगे, और अट्टम मतलब एक्टिंग, तो साथ में आके एक्टिंग कर रहे हैं, टेक्निकली वही मतलब है कि ये थिएटर फॉर्म है। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, देन ये जो दो इसमें मेन प्रोमिनेंट इसके फीचर्स हैं, प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है, इसमें आई एक्सप्रेशन होता है और लैंग्वेज ऑफ जेस्चर्स। सी आप इनको अगर ऑब्जर्व करोगे जो ये परफॉर्मर्स हैं, तो ये अपनी आइज़ को ना बहुत ही इंट्रिकेट मूवमेंट करते हैं उनका, और कुछ ना कुछ स्टोरी बताते हैं। और आप देख सकते हो इनका जो हैंड है वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन में है, तो ऐसे हैंड को घुमाकर जेस्चर परफॉर्म करते हैं, एंड इन्हीं दोनों से कुडियाट्टम परफॉर्म होता है। तो नेत्र अभिनय होता है आई एक्सप्रेशन, और हस्त अभिनय इस हैंड जेस्चर। अब प्रीलिम्स में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा कि नेत्र अभिनय एंड हस्त अभिनय आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, और एग्जाम्पल में होगा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, और एक होगा कुडियट्टम। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ये जो थिएटर्स हैं जहाँ पे इसको परफॉर्म करा जाता है, जो फिजिकल लोकेशन है, उनको बोलते हैं कुंटपलम्स। अब ये याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में मेनली आएगा। तो ये कुटा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुटी लिखा है, तो लिंक करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप प्रीलिम्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑप्शंस में से कि ये किस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से लिंक्ड है। देन इट इज़ परफॉर्म बाय कम्युनिटी ऑफ मेल एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स एंड ड्रमर्स। तो मेल, फीमेल एंड सम ड्रमर्स आर इंक्लूडेड ओवर हियर। अब इससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, और वो आपको मैच द फॉलोइंग में भी इसको दे सकते हैं, और इन तीनों का नाम लिख के वो पूछ लेंगे ये किस आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है। इसको याद करना डिफिकल्ट नहीं है, चाक्यार, नांगियार एंड नाम्बियार। तो एंड में जो ईआर का साउंड आ रहा है ना, ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि ये कुटियाट्टम से रिलेटेड है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रह जाए, बट जब आप रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको इनको इंडिविजुअली याद रखने की ज़रूरत है। बट अभी ऐसे करने से क्या है, आपको एक लॉजिक सेट हो जाएगा दिमाग में, फिर आप फ्यूचर में भूलोगे नहीं। एंड जो प्ले राइट मतलब बहुत ही बड़े ड्रामा राइटर्स जो कि संस्कृत में रहे हैं, उनके ड्रामास पर कुटियाट्टम में थिएटर परफॉर्म होता है, जो कि संस्कृत प्ले राइट्स हैं। ये काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि ये जो ट्रेडिशन है ये संस्कृत ट्रेडिशन ही है, जैसे भास हो गए, हर्षा हो गए। लेकिन कालिदास और भावभूति ऐसे कुछ संस्कृत राइटर्स हैं जिनके ड्रामास पर कुडियाट्टम नहीं हो रहा है। दिस इज समथिंग यू शुड नो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनाइटेड नेशंस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उन्होंने अपनी इनटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में और हेरिटेज में इसको इंक्लूड कर रखा है। इनटेंजिबल मतलब वो चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रामा आर्ट फॉर्म में, ये कोई फिजिकल फॉर्म तो नहीं है, इसलिए इसको इनटेंजिबल हेरिटेज में पार्ट बनाया है यूनेस्को ने। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, इस पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, एंड मेंस में भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का आता है। मेंस में थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोगे, वो एक आर्ट को लेकर पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते मेंस में। वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इंडिया में जो थिएटर फॉर्म्स हैं उन पे कमेंट करो, तो उसमें बहुत सारे थिएटर फॉर्म्स आप लिखोगे जिसमें कुडियाट्टम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। नेक्स्ट, आफ्सपा इन मणिपुर। सो मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा है कुछ टाइम से अनफॉर्चुनेटली, एंड पिछले साल से 2023 से मई 3 2023 से एक बहुत ही बड़ा एथनिक वायलेंस चल रहा है मणिपुर में। एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे ये थी कि मणिपुर जो स्टेट है उसके अंदर जो आउटसाइड वाला एरिया है थोड़ा सा, यहाँ पे हिल्स है, और जो मिडिल वाला एरिया है ये थोड़ा फ्लैट है। ठीक है, ये थोड़ा प्लेन वाला एरिया है। तो जो प्लेन है यहाँ पे मेटी ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, और जो हिल वाला एरिया है जो कि थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, यहाँ पे कुकी ट्राइब रहती है। ठीक है, तो बहुत टाइम से ये चल रहा था कि कुकी ट्राइब के पास ऑलरेडी एक एसटी स्टेटस है। जो प्लेन्स में जो मेटी ग्रुप रहता है उनको भी एसटी स्टेटस चाहिए था, और इसी पर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ, जिससे अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बड़ा एथनिक वायलेंस वहाँ पे चल रहा है बिटवीन कुकीज़ो एंड मेती पीपल, और इसको डेफिनेटली 1 साल से ऊपर हो चुका है, एंड अराउंड 237 पीपल हैव ऑलरेडी बीन अनफॉर्चुनेटली किल्ड। अब हो क्या रहा है, सी आफ्सपा एक ऐसा एक्ट है, एक बार आफ्सपा के बारे में बात करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है वो। सी आफ्सपा एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस एंड सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स है, और आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी, इनको डिप्लॉय करा जाता है डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर। और जब इनको वहाँ पे डिप्लॉय करा जाता है तो होता क्या है, होता ये है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती है, आर्मी एंड सीएपीएफ के पास। अब ये पावर्स क्या है, पावर्स ये है टू किल एनीवन। सी यूजुअली पुलिस
में जो लोग हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हैं। सी इंडिया में दो टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। इंटरनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली पुलिस के पास होती है, क्योंकि आप जब भी सड़क पे चल रहे हो तो आपको पुलिस वाले दिख रहे हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी कंट्री की देख रहे हैं। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है कंट्री की बॉर्डर पे, वहां पे कौन है? आर्मी। ठीक है, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी आर्मी देखती है, इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस देखती है। लेकिन आफ्सपा क्या अलाउ करता है? आफ्सपा अलाउ करता है कि आर्मी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी भी देख सकती है कुछ कुछ स्पेशल केसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो आर्मी वैसे नॉर्मल एरियाज में एक्ट नहीं करनी चाहिए जहाँ पे पुलिस होती है, लेकिन पुलिस की जगह या पुलिस के साथ मिलकर अगर आर्मी भी इंडिया के अंदर स्टेट्स में, सिटीज में स्टेशनड है, तो वो कुछ ही स्पेशल केसेस में होता है और आफ्सपा जो एक्ट है ये अलाउ करता है। अब जब आर्मी इंडिया के अंदर आके इंडिया के अंदर मतलब जो बेसिक जो पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन होता है वहाँ पे आर्मी स्टेशन है, तो आर्मी वैसे काम करेगी ना जो आर्मी के पास ऑलरेडी पावर्स होती है। क्या होती है? टू किल एनीवन। ऑब्वियसली किल एनीवन ऐसा मतलब नहीं है कि किसी को भी मार देंगे, बट ये पावर है उनके पास टू किल एनीवन जो कि लॉ का वायलेशन कर रहा है। अरेस्ट एंड सर्च विदाउट वारंट। पुलिस किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट एंड सर्च नहीं कर सकती, लेकिन आर्मी के पास ये पावर है टू सर्च अरेस्ट एंड सर्च विदाउट अ वारंट। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। कोई पुलिस पर्सन है, अगर उसने कोई गलत स्टेप लिया है या फिर अपनी पावर को अब्यूज करा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। लेकिन इस केस में जो आर्मी पर्सनल हैं उनको प्रोटेक्ट करा गया है कि मान लेते हैं उन्होंने किसी गलत आदमी को मार दिया, यहाँ पे लिखा ना किल एनीवन, तो अगर आर्मी मेंबर ने गलती से किसी गलत आदमी को मार दिया तो इस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनुमति नहीं देगी। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रैक्टिकली देखा जाए तो कभी भी अपने आर्मी ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं होने देगी, इवन दो किसी गलती से आर्म्ड फोर्सेस ने किसी इनोसेंट आदमी को मार दिया। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पावर्स दी गई है आर्म फोर्सेस को, एंड दैट इज़ वाई ये जो एक्ट है कुछ स्पेशल केसेस में ही अप्लाई करा जाता है। इनफैक्ट बहुत लोग बोलते हैं कि आफ्सपा जो एक्ट है इसको लाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ये कुछ पावर्स है जो दी जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि क्योंकि एथनिक वायलेंस यहाँ पे बहुत तेजी से हो रहा है, तो आफ्सपा जो एक्ट है उसको यहाँ पे लगाया गया था और 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया था मणिपुर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंस माहौल है। अब ये जो 6 मंथ एक्सटेंशन हुआ था आफ्सपा का यहाँ पे, वो सितंबर 30 को खत्म होने वाला है। तो उसी पे न्यूज़ है कि अब जो सेंटर है और स्टेट ये डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्सपा को कंटिन्यू करें या नहीं करें। जो मणिपुर स्टेट है वो तो बोल रहा है कि देखो ये एथनिक वायलेंस हो तो रहा है, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है जितना पास्ट में होता था, इसलिए आफ्सपा को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर का एम फिलहाल यही है कि इसको एक्सटेंड करा जाए ताकि सेंटर इंश्योर कर पाए कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। अभी इसका डिसीजन आया नहीं है, बट ये डिस्कशन चल रहा है। तो अभी ये जो 6 महीने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड हुआ था, उस टाइम तक मतलब जो भी एरिया आफ्सपा के अंदर आता है उसको कहते हैं हम डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, ये नाम उसका पड़ जाता है। और अभी फिलहाल जो जितने भी हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिल डिस्ट्रिक्ट जो कि बाहर की साइड है, ये एक्ट जो है वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ से विड्रॉ हुआ था ऑल वैली डिस्ट्रिक्ट से 2022 ऑनवर्ड्स, बट अभी जो है हिल डिस्ट्रिक्ट्स में चालू है, ये आपको बताना चाहिए। तो जो बीच वाला प्लेन वाला एरिया है जिसको आप वैली एरिया भी बोल सकते हो, वैली एरिया एंड प्लेन एरिया, यहाँ से तो विड्रॉ हो चुका था 2022 में, लेकिन जो हिल वाला रीजन है यहाँ से अभी विड्रॉ नहीं हुआ है और उसी के एक्सटेंशन की बात चल रही है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में पूछी जा सकती है। सो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको 1942 में इंट्रोड्यूस करा था। क्यों? क्योंकि तब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1942 में, एंड उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करा था। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो आफ्सपा के फीचर्स हम इनहेरिट करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले ऐसे कुछ एक्ट थे, फॉर एग्जाम्पल 1955 में असम डिस्टर्ब एरियाज एक्ट था। सी जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो बहुत सारी इंसर्जेंसी चालू होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिया में प्लेसेस होती हैं जो बोलती है कि हमें इंडिया का पार्ट नहीं बनना, या फिर वो ऐसा क्लेम करती है कि हमें इलीगली इंडिया का पार्ट बना लिया गया है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी वायलेंट इंसर्जेंसीज खड़ी हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है स्पेशली वहाँ पे ये वायलेंट इंसर्जेंसी चल रही थी, और पहले जो नॉर्थ ईस्ट पूरे वाले रीजन को असम ही बोला जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो असम अभी तो एक स्टेट है, बट पहले पूरे रीजन ही असम का पार्ट था, अब नहीं है। तो इसलिए इसका नाम असम डिस्टर्ब्ड एक्ट था। उसके बाद एक आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में निकल के आता है। ठीक है, तो 1958 में ये बन जाता है, एंड इसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको डिस्टर्ब एरियाज में रखा जाता है, ये हम देख चुके हैं। तो
एक डिस्टर्ब एरिया वो है जो कि सेक्शन 3 ऑफ द आप्सपा में डाला जाता है और यूनियन होम मिनिस्ट्री डिस्टर्ब एरिया को आइडेंटिफाई करती है। ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़, जेएनके इलेक्शंस। इसका जो इसके ऊपर एक सेक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था थोड़ा सा, जहाँ पे इंडिया ने फॉरेन डिप्लोमेट्स को इनवाइट करा है ताकि वो जेएन के इलेक्शन जो है इसके पूरे प्रोसेस को ढंग से ऑब्जर्व कर पाए। इसमें एक चीज़ निकल के आई है कि ओनली 43 women आर कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शंस। ठीक है, जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है बाय द वे, गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है। तो उन्होंने एक सर्वे करा है जिसमें पता चला है कि 43 आउट ऑफ 873 women, 873 कैंडिडेट्स आर women। तो ये जो नंबर है ये इस इफ यू कैन थिंक अबाउट इट अराउंड 5% है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 5% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स आर वुमेन, जो कि बहुत ही कम है। एंड द रिपोर्ट शोज दैट द कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस, इनका नंबर बढ़ चुका है, 17% है जो कैंडिडेट है। ये अभी इलेक्ट नहीं हुए क्योंकि इलेक्शन अभी भी अपने सेकंड फेज के अंदर है, तो जब इलेक्शन होगा तब चीज़ों को पता चलेगा। नेक्स्ट, रोबोट्स इन आर्मी। अब ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि आर्मी में रोबोट्स इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है तो वो किस टाइप के डेवलपमेंट को दर्शाता है। से हिस्टोरिकली इंडिया का जो डिफेंस बजट है ना, उसका मोर देन 50%, जो इंडिया का डिफेंस बजट है उसका 50% से ज़्यादा पैसा सिर्फ सैलरीज और पेंशन में जा रहा है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली डिफेंस और आर्मी को एज जॉब अपॉर्चुनिटीज देने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे एक यूनिट के जैसे यूज़ करा जाता था। अब हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि इंडिया में इंडिया की जो नेबरहुड है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंडिया का जो नेबरहुड है उसमें बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो रहा है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ एन एनिमी स्टेट। अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट है। नेपाल के बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस हो रहे हैं चाइना से। बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है। श्रीलंका में पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। मालदीव्स की गवर्नमेंट प्रो चाइना है। एंड जो म्यांमार है वहाँ पे मिलिट्री रूल है, ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो नेबरहुड है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड है, और यहाँ पे तो खैर चाइना है ही इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर। सो हमारी जो स्ट्रैटेजी है करंट नेशनल प्रोटेक्शन की या डिफेंस की, वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करें और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम करें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है जो इसलिए करा जाता है जिससे जो नॉर्मल चीज़ें जो चल रही है वो चलती रहे। जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जो नॉर्मल डे टू डे खर्चा होता है, वो उठाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे पेंशन हो गई, सैलरीज हो गई, किसी चीज़ का मेंटेनेंस हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिससे न्यू टेक्नोलॉजी या नई कैपिटल गुड्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारी नीड क्या है डिफेंस की। हमारी नीड है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करें और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि इंडिया का 54% बजट, ये 22-23 का बजट का डेटा है, तो 54% जो हमारा बजट है वो सैलरीज और पेंशन में ही जा रहा है। सिर्फ 23.8% जो हमारा डिफेंस बजट का बात कर रहा हूँ मैं, डिफेंस बजट का 23.8%, इसको आप याद रख सकते हो 24%, ये हम यूज़ कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में, मतलब जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है उनको इम्प्रूव करने में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सिर्फ 3.5% है। तो ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि मेंस में डिफेंस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इंडिया में नीड क्या है, किस टाइप का डिफेंस हमें देखना है फ्यूचर में। तो ये जो सैलरीज एंड पेंशन पर इतना बड़ा खर्चा हो रहा है उसके कारण मॉडर्नाइजेशन पे हम सिर्फ 24% खर्चा कर पा रहे हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो हम 4% भी खर्चा नहीं कर पा रहे। एनीवे, ये चीज़ें जब हमने पढ़ ली है तब आपको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। अब है रोबोट्स, रोबोटिक म्यूल जो है वो आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। म्यूल तो बेसिकली एक डोंकी और हॉर्स के बीच का एक एनिमल होता है जो यूजुअली जो हिली एरियाज है ना वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उसको ह्यूमंस ही चलाते हैं, ह्यूमंस ही उसको गाइड करते हैं। लेकिन एक रोबोटिक ऐसा एनिमल शेप्ड या एनिमल एनाटॉमी को रेप्लिकेट करके एक रोबोट बनाया गया है जो कि उस हिली टेरेन पर चल सकता है। तो आर्मी ने ऐसे 100 रोबोटिक म्यूल्स को प्रोक्योर करने की बात करी है। साथ में लॉजिस्टिकल ड्रोन्स को भी यूज़ करा जाएगा। लॉजिस्टिक्स ड्रोन कौन से होते हैं? वो ड्रोन जो कि लॉजिस्टिक्स में मदद करें। लॉजिस्टिक्स का मतलब एक सामान को दूसरी जगह ले जाना। सो इसके भी ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। तो हिमटेक सिंपोजियम अभी ले में हो रहा है और वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजीज़ की बात की जा रही है। अब जब आप डिफेंस के लिए मेंस में आंसर लिखोगे और मेंस में आपसे पूछा गया है कि डिफेंस किस तरह का होना चाहिए या क्या क्या नीड है, तो एक तो आप बताओगे ये प्रॉब्लम और हमें
आपको ये भी बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आप बताओगे कि हमें मॉडर्नाइज करना है डिफेंस को और न्यू टेक्नोलॉजी लानी है। न्यू टेक्नोलॉजी लानी है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो सकती है। उसका एक आप एग्जाम्पल दोगे, हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजीज, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है, हिमालय की पहाड़ी पे फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे ह्यूमन का रहना बहुत डिफिकल्ट है और आर्मी जो पर्सनल है उनको बहुत डिफिकल्टी होती है वहाँ पे एक्टिवली एंगेज करने के लिए। तो हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजीज इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और ईजी कर देगी। तो ये हाई एंड्योरेंस और एजाइल और ड्यूरेबल फॉर ऑल वेदर है रोबोटिक म्यूल। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो हम फ्यूचर में रोबोट्स को यूज़ करेंगे वो ऐसे होंगे जो कि हर वेदर में अवेलेबल होंगे, एंड्योरेंस उनका ज़्यादा होगा, बहुत टाइम तक वॉक कर पाएंगे, ऑब्स्टिकल्स को वो पार कर पाएंगे जैसे एक ह्यूमन करता है, पानी के अंदर जा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, और ऑब्जेक्ट्स को इंफ्रारेड से रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि कोई एनिमी उनको दिख रहा है या कोई रैंडम वेपन उनको दिख रहा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। और हाई एल्टीट्यूड में बेसिकली इनकी नीड्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशन डिफिकल्टी है, क्योंकि सियाचिन जो बैटल ग्राउंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पर। नेक्स्ट, लापता लेडीज जो है उसको ऑस्कर में इंडिया की ऑफिशियल नॉमिनी बना दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पे क्यों लिखा है कि अगर आपने ये मूवी देखी है तो क्योंकि ये कमेंट्री है पेट्रियार्की पर, आपने ये मूवी देखी है तो अगर आपको इसमें से कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल या एक्सर्प्ट याद आ रहा है और ऐसा लग रहा है आपको कि उसमें थोड़ा सा एथिकल एस्पेक्ट है, तो उसको आप GS4 के अंदर और ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसका एग्जाम्पल, लेकिन आपको हर केस में रेलेवेंस देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और रेलेवेंस मेंशन करना पड़ेगा कि आप ये एग्जाम्पल देख रहे हो। नेक्स्ट, ग्लेशियर बेस्ड अर्थक्वेक। ये यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाएगा कि ग्लेशियर्स के इम्पैक्ट क्या होते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली GS1 की ज्योग्राफी का पार्ट है। या ग्लेशियर्स लाइक ओवरऑल लैंडस्लाइड पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लैंडस्लाइड किस किस कारण से होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि अर्थक्वेक के कॉजेज क्या होते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। उन तीनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ से उठा के इन तीनों आंसर्स में। तो अभी रिसेंटली क्या देखा गया है, एक साइज्मिक एक्टिविटी देखी गई। साइज्मिक ये जो वर्ड है ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो मतलब एक साइज्मिक एक्टिविटी देखी गई, ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आ रहा है। फिर हमें पता नहीं चला वो अर्थक्वेक आ क्यों रहा है, फिर उसको ढंग से पढ़ा गया और तो 9 दिन तक ये अर्थक्वेक था। एंड फिर पता चला कि जो अर्थक्वेक है ये ग्रीनलैंड का एक डिकिंसन फ्योर्ड है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। मतलब यहाँ पे एक ग्लेशियर था, ग्लेशियर में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है और इस लैंडस्लाइड के कारण एक अर्थक्वेक आ गया। तो हुआ कैसे है मैं आपको एक बहुत बेसिकली बताता हूँ। सपोज एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर प्योरली आइस का ही बना होता है मेनली, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर लैंड के एरिया के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। अब आप देखो जो ग्लेशियर है वो हमेशा आइस तो रहेगा नहीं, कभी कभी पिघलेगा भी। तो ये वाला जो एरिया है मान लेते हैं लैंड का, जब ग्लेशियर पिघला तो उसका जो पानी है ना यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो ये क्या बन गया, ग्लेशियर लेक, ठीक है। अब हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स है ना वो बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं, बहुत ही तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। तो सपोज जो ग्लेशियर है वो यहाँ से मेल्ट होना चालू हो गया और उसमें यहाँ पे क्रैक आ गया, और ये क्रैक आने के कारण जो ग्लेशियर का ये पूरा हिस्सा टूट के यहाँ पे गिर गया। अब उससे जो ग्लेशियर लेक है ना, ये इसका पानी यहाँ पे आगे बहेगा। सपोज यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं तो उनके घर पे चला जाएगा, उनके एरिया में चला जाएगा, तो फ्लड आ जाएगी। तो इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। लेकिन ये जो एरिया है, सपोज एक ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ग्लेशियर का, ये ज़मीन के आसपास वाले एरिया में गिरता है और ग्लेशियर का जो वेट है बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या धरती को या ज़मीन को बहुत तेज़ वाइब्रेट करेगा, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा ना, इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा जिससे सरफेस पर अर्थक्वेक भी आ सकता है। सो दिस इन्वॉल्व 25 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ आइस एंड रॉक। मतलब इतना बड़ा एरिया और इतना बड़ा वॉल्यूम में जो ग्लेशियर है वो टूटा उसका हिस्सा और वो गिरा, ठीक है। और ये मेगा सुनामी डेफिनेटली कॉज कर सकता है और कॉज करी है इसने, जिसके कारण एक अर्थक्वेक भी आ गया था। सो दिस सुनामी क्रिएटेड अ फिनोमेना ऑफ साइश। सी ये भी आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो ग्लेशियर का हिस्सा इस पर्टिकुलर लेक में गिर रहा है, या फिर आसपास लेक नहीं एक रिवर है, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, उसमें गिर रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी वेव आएगी जिससे फ्लड आएगी, सुनामी आ सकती है। तो जो सुनामी या बहुत बड़ी फ्लड ग्लेशियर के इस टूटने के कारण आती है उसको हम साइज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। waves oscillated in the fjord causing the earth to ring like a bell। अब fjord क्या होता है, सी
एक्चुअली जब भी कोई ग्लेशियर है, मैं एक माउंटेन बनाता हूँ ना, सपोज एक माउंटेन का हिस्सा है, ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, इनके अंदर बर्फ जम गई क्योंकि ग्लेशियर तो प्योर आइस है, बर्फ जम के यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर बन गया। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन के बीच में, माउंटेन के गैप में बहुत बड़ा ग्लेशियर बन गया। अब जो ग्लेशियर है वो जब बना है, जमा है, तो ग्लेशियर एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो ना थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। तो जब ग्लेशियर आगे जाएगा तो उससे क्या होगा कि ज़मीन जो है वो कटती जाएगी। जब ज़मीन कट जाएगी तो एक बहुत बड़ा गैप बन जाएगा। समर के मंथ्स में हो सकता है ये पूरा ग्लेशियर पिघल जाए। तो पहले जो माउंटेन था ना, उसके बीच में गैप कुछ ऐसा दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पे ग्लेशियर बना और ग्लेशियर धीरे धीरे थोड़ा सा आगे चला, तो उसने क्या करा, माउंटेन को साइड से थोड़ा सा स्मूथ कर दिया। तो अब जो माउंटेन है उसके बीच में जो गैप है, जो पहले ऐसे था वो ऐसे नहीं रहा, ये जो दोनों माउंटेन है थोड़े ऐसे हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर था। तो ये जो रीजन है इसको कहते हैं यू शेप्ड वैली, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ये यू शेप्ड वैली बन जाती है। ठीक है, ये यू शेप्ड वैली बन जाती है। और ये यू शेप्ड वैली जब बनती है, और सपोज एक बार मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सपोज ये माउंटेन चेन है। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा माउंटेन चेन है। ठीक है, और इसके बीच में बहुत बड़ा एरिया है एज यू कैन सी। और यहाँ पे ना इधर एक बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी है, एक ओशियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो माउंटेन के बीच में पूरा ग्लेशियर था, ग्लेशियर पिघल गया, तो आप देख सकते हो माउंटेन के बीच में यहाँ से टॉप से लेके ऐसे यू शेप वैली बन चुकी है अब, क्योंकि ग्लेशियर पिघल चुका है। और जब ग्लेशियर होता भी है तो वो ये पूरा भरा रहता है, जैसे ग्लेशियर पिघल जाता है ये यू शेप्ड वैली एक्सपोज हो जाती है। अभी जो पानी है ना आसपास, पहले तो यहाँ पे आ नहीं पाता था क्योंकि जो गैप था काफी स्मॉल था। ग्लेशियर के कारण ये गैप बढ़ जाता है, यू शेप वैली बन जाती है। तो ये जो पानी है अब ये अंदर आ भी सकता है इस गैप के अंदर और वापस जा भी सकता है। तो ये वाला जो रीजन होता है, जो कट आ गया ना जमीन के अंदर, जहाँ पे पहले तो ऐसी बॉर्डर थी पानी आ नहीं पा रहा था, अब जो बॉर्डर है थोड़ी सी लो हो गई है तो पानी अंदर भी आ सकता है। तो इसी रीजन को, जहाँ पे माउंटेनियस एरिया में एक बहुत बड़ा कट हो जाता है जिससे बड़ी वाटर बॉडी का थोड़ा पानी अंदर भी आ सकता है, इसको ही कहते हैं फ्योर्ड। ठीक है, इसी रीजन को फ्योर्ड कहते हैं। और नॉर्वे एंड ग्रीनलैंड के जो फ्योर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो पानी है ना, जब भी ग्लेशियर का कोई टुकड़ा टूटा, वो यहीं पे गिर गया, तो यहाँ पे जो पानी था वो इस यू शेप्ड वैली में ऐसे घूमता रहता है इसी डायरेक्शन में, तो इसको रिंग कहते हैं। अब इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बट मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे दिया है। तो एनीवे इसके कारण एक क्या है, साइज में वेव आई, और ये जो ग्लेशियर मेल्टिंग है ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही है। फ्यॉर्ड एक लॉन्ग नैरो डीप इनलेट है। इनलेट मतलब जहाँ से ये जो समुद्र का पानी आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे, यू माइट ऑब्जर्व, ये जो पानी है ये अंदर की साइड जा सकता है, तो ये इनलेट हो गया दैट एक्सटेंड्स फार इनलैंड इन अ यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। Fjords are formed when the glaciers carve the U-shaped valley. Carve मतलब वो उसको छीलते हैं, मतलब एक माउंटेन को बीच में से कट कर रहे हैं वो, वही है कार्व का मतलब। एंड देन रिट्रीट, रिट्रीट मतलब ग्लेशियर पिघल जाता है तब वो पीछे एक यू शेप वैली छोड़ देते हैं, जहाँ से फिर पानी जो है मेजर वाटर बॉडी का अंदर आ सकता है और वो फ्योर्ड बन जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन ओपिनियन। ये द हिंदू में पब्लिश हुआ है एंड ये इंडो चाइना रिलेशंस पर है। इस ओपिनियन का मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे कुछ थीम्स को। यहाँ पे डिस्कस यही हो रहा है कि इंडिया को क्या, चाइना से जो इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना की एफडीआई है ना, वो जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, क्या वो इंडिया को लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि करंटली तो जो है इंडिया ने ये मना कर रखा है कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें चाइना भी आती है, वहाँ से एफडीआई अलाउड नहीं है। कुछ कुछ केसेस में अलाउड है और वो भी जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तभी, ऑटोमेटिक रूट से चाइना का एफडीआई या चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड नहीं है। तो अब यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या इसको अलाउ करना चाहिए या नहीं, उस पर ये डिस्कशन है पूरा। अब देखते हैं इसको। तो रिसेंटली कुछ मीडिया पर्सनल्स ये बोल रहे हैं कि इंडिया की जो फ्रॉड मतलब डिफिकल्ट रिलेशन है चाइना, क्या वो धीरे धीरे थॉ हो रही है। फ्रॉड मतलब डिफिकल्ट रिलेशनशिप, थॉ मतलब कोई चीज़ पिघल रही है या फिर ईजी हो रही है, थोड़ी ईज हो रही है। तो बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कुछ रिपोर्ट्स बताती है मीडिया की कि इंडिया और चाइना की जो डिफिकल्ट रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे सुधर रही है, इंप्रूव हो रही है। ठीक है, एंड ये बोला जा रहा है कि क्योंकि इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, क्यों ना हम चाइना का जो एफडीआई है इंडिया में अलाउ करें। ये डिस्कशन चल रहा है मीडिया पर्सनल के अंदर। ये जो ऑथर है ना वो इस चीज़ को बता रहे हैं। नाउ अभी ये जो चीज़ लिखी है इसी के कॉन्ट्ररी एक चीज़ हुई है, क्योंकि अभी जो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है, उन्होंने एक चीज़ बताई है कि इवन दो
चाइना के साथ जो 75% की जो डिसंगेजमेंट प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो चुकी है। लेकिन फिर भी जो बिगर इश्यूज हैं वो अभी भी चल रहे हैं, जिसमें से एक है इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ द बॉर्डर। तो ये इंडिया की बॉर्डर है, और इंडिया की बॉर्डर के इधर चाइना बहुत ज़्यादा रोड्स बना रहा है और मिलिटराइज कर रहा है इसको। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे जो 75% डिसंगेजमेंट प्रॉब्लम है चाइना के साथ वो सॉल्व हो गए, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं जैसे बॉर्डर मिलिटराइजेशन वो अभी भी चल रहा है। तो न्यूज़ मीडिया में तो बोला जा रहा है कि चाइना और इंडिया के रिलेशन सुधर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो क्या है कि हाँ थोड़े बहुत सुधरे हैं, 75% ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं वो अभी भी नहीं सुधरे। ये जो मिनिस्ट्री का जो उनका स्टेटमेंट है, उसने नोट करा है दैट बोथ साइड्स अग्रीड टू वर्क विद अर्जेंसी एंड रीडबल देयर एफर्ट्स टू रियलाइज कंप्लीट डिसएंगेजमेंट इन द रिमेनिंग एरियाज। ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट ने बोला है कि इवन इवन दो बिगर इश्यूज पर अभी भी जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करती है, दोनों साइड्स एग्री करती है कि हमें तुरंत इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। नाउ एक प्रॉब्लम ये थी कि जो एरियाज अभी कंट्रोवर्सी में फिलहाल हैं पिछले 3 4 5 सालों से, उन पे कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? मीडिया में बोला जा रहा है कि इंडिया चाइना की रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही है, इसलिए चाइना का एफडीआई इंडिया में अलाउ करो। जो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जो बिगर इश्यूज हैं वो अभी भी सॉल्व नहीं हुए। एंड ये जो स्टेटमेंट है इंडिया और चाइना का, उसमें जो अभी फिलहाल कॉन्ट्रोवर्शियल एरियाज हैं उसका मेंशन भी नहीं है। तो मतलब जो अभी रिलेशनशिप है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, स्पेशली देप्सांग प्लेन और देमचौक में नहीं हुई है। और ये क्योंकि न्यूज़ में मेंशन है तो ये प्लेसेस न्यूज़ का पार्ट बन गए। अब आपको इन चीज़ों को मेंशन करना है। तो देप्सांग प्लेन कहाँ है? ये पूरा रीजन है। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना, दिस एरिया, दिस एरिया इज नोन एज अक्साई चिन, जो कि चाइना का ऑक्यूपाइड रीजन है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है, जो कि चाइना का जो ऑक्यूपाइड एरिया है, और जो अभी लद्दाख का एरिया इंडिया के अंदर है, ये जो बाउंड्री है ये एलएसी इसको बोला जाता है। एलएसी का मतलब क्या है? एलएसी इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये एलएसी है। अब इसके एलएसी के नॉर्थ वाले रीजन में एक प्लेन है, मतलब प्लेन एरिया है जिसको देप्सांग प्लेन बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन ना एकदम यहाँ पर, ये है देमचौक। ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ में है, तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट बन चुका है। अब देख सकते हो जो गलवान वैली है वो देप्सान प्लेन के ठीक नीचे है, जहाँ पे कोविड-19 के टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। एंड ले जो है इन सब के बीच में आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनकी लोकेशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली पूछी भी गई है पहले, और फ्यूचर में पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में। चाइना का जो ट्रांसग्रेशन है एलएसी के अराउंड, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैंने आपको बताई है, वहाँ पे चाइना कॉन्स्टेंटली ट्रांसग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे आगे और आगे आने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो पूरा एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई तो कर ही रखा है, वो एलएसी को क्रॉस करके और आगे आना चाहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो, और बहुत ही स्लोली वो ऐसा कर रहा है। हर दिन एक एक मीटर वो बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, चाइना जो स्टेटस को था, मतलब जो चीज़ स्टेटस को जब से ये एलएसी बना है तब से कोई चीज़ मान ली गई है, इवन दो इंडिया अग्री नहीं करता कि जो चाइना ने ऑक्यूपाई एरिया करा है वो चाइना का पार्ट है, हम अभी भी मानते हैं कि वो इंडिया का ही पार्ट है। बट ये जो स्टेटस को यहाँ पे बन चुका है, चाइना उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार इंडिया की टेरिटरी में आकर। और इंडियन बॉर्डर फोर्सेस, ये अभी रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक अब अग्री नहीं करा है इससे, बट मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे बोल रही हैं कि 15 ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे इंडियन सोल्जर जा पाते थे, लेकिन अब नहीं जा पा रहे क्योंकि वो चाइना धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्पाइट द नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन, ठीक है, अब ये आपको बता दिया कि नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, ये हमने देख लिया। फिर भी इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया है कि इंडिया को चाइना की सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये हो क्या रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया है, हमें ये पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। ठीक है, हम चाइना से इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो हमें इंपोर्ट कम करना है। दूसरी चीज़, उसका सोल्यूशन क्या बताया गया है, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि क्यों ना हम चाइना से इन्वेस्टमेंट लेना चालू करें। उससे क्या है, इंडिया में प्रॉपर पैसा भी आएगा, और जो चीज़ हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं वो चाइना के इन्वेस्टमेंट से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो जाएगी। ये इकोनॉमिक सर्वे का एक आइडिया है। बट आप देख रहे हो कि जो ऑथर है ना वो बोल रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट लेने का जो ऑप्शन है उसको खुला रखना चाहिए। एक और चीज़ ये देखी गई है कि रिसेंटली जो ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है,
उसमें भी चाइनीज स्कॉलर ने ये डिनाई नहीं करा है कि जो स्टेटस को है वो बदल चुका है। अभी ट्रैक 1.5 ट्रैक 2 क्या होता है, बहुत ही सिंपल इसका मतलब है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी वो होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंट्स दो कंट्री के बात कर रहे हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी वो होती है जहाँ पे पूरा डिस्कशन इनफॉर्मल है, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं शायद उसमें बात भी नहीं करें। जैसे इंडिया की बहुत सारी कंपनीज और चाइना की बहुत सारी कंपनीज ये जाके मिलके बात कर रही हैं, तो ये हो जाता है इनफॉर्मल डिस्कशन। इसको कहते हैं ट्रैक 2 डायलॉग। और ऐसी कोई डायलॉग है, ऐसी कोई डिप्लोमेसी जिसमें आधी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आधी नॉर्मल सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, तो उसको हम 1.5 की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अभी जो ये ऐसे डिप्लोमेसी और ऐसे डायलॉग्स हो रहे हैं, उसमें चाइनीज़ जो पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने ये डिनाई नहीं करा कि स्टेटस को बदल चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना ने ही स्टेटस को खराब करने की कोशिश करी है। एंड देयर प्लेबुक इज वन दे हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में भी चाइना यही कर रहा है कि वो क्या करता है, पहले साउथ चाइना सी में थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एक आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लेता है धीरे धीरे, और फिर बोलता है कि आइलैंड के आसपास वाली टेरिटरी उसकी है। और कभी कभी तो आइलैंड होगा भी नहीं, साउथ चाइना सी में जाके वो बहुत सारा सैंड डंप कर देगा और एक आइलैंड बना देगा सैंड को डालते 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 डालते, और बोलेगा ये जो टेरिटरी है हमारी है। तो ये जो धीरे धीरे टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने का और धीरे धीरे स्टेटस को बदलने की जो स्ट्रैटेजी है चाइना की, वो साउथ चाइना सी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इंडिया को इसके बारे में कंसर्न रहना चाहिए। चाइना एंड चाइनीज आर नॉट इंक्लाइन टू एड्रेस इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो इंडिया की और चाइना के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, चाइनीज़ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको तो इनफैक्ट फ़ायदा ही हो रहा है। यूएस और चाइना अभी क्या कर रहे हैं, दोनों डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और डी रिस्क कर रहे हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है, ऑथर जो है ना वो स्टार्टिंग से बोल रहा है कि देखो चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है वो लेने का ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि हमें जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, सी ज़्यादातर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसमें अगर एक ही कंट्री में सारे बिजनेस डाल दिए जाएं और उस कंट्री में वॉर हो जाए तो क्या होगा। सपोज यूएस का बिजनेस चाइना में है, यूके का बिजनेस चाइना में है, और चाइना में वॉर हो जाए, तो क्योंकि इन दोनों का बिजनेस यही था और ये जो कंट्री है अब ट्रबलसम हो गई है, तो इन सबका बिजनेस तो रुक गया। तो कोविड-19 में भी यही होता है कि बहुत सारी कंट्रीज में पैंडेमिक के कारण ट्रेड नहीं हो पाता है। तो ये डिसाइड करा गया कि क्यों ना जो गवर्नमेंट्स है ना, क्यों ना यूके, यूएस ऐसी जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एजेंट्स हैं, क्यों ना वो अपनी इंडस्ट्री चाइना से निकाल कर कहीं और डाले। ठीक है, ये एम चल रहा है। एंड रोडियम ग्रुप का जो रोडियम ग्रुप की एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया को रोडियम ग्रुप ने बताया है कि इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जो यूके, यूएस और वेस्टर्न यूरोप की जो कंपनीज हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट चाइना से तो निकालना चाहती है, लेकिन वहां से निकाल लिया तो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस है, जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, देन साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे जा सकती है। रोडियम ग्रुप बता रहा है कि इन चारों में से इंडिया जो है वो बेस्ट लोकेशन है, और इंडिया को 2.86 मतलब हाईएस्ट स्कोर दिया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट रोडियम ग्रुप ने इंडिया को हाईएस्ट स्कोर दिया है इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मतलब इंडिया क्या है, बेस्ट डेस्टिनेशन है। अब आप पूरी स्कीम समझो कि हो क्या रहा है। इंडिया, सी, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप यहाँ की जो कंपनीज हैं चाइना को छोड़ रही हैं और उनको कोई और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करना है, जिसमें इंडिया जो है मोस्ट, उसकी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, ये रोडियम ग्रुप बोल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि हम चाइना से इन्वेस्टमेंट लेना चालू कर देंगे, ठीक है, यही तो इकोनॉमिक सर्वे बोला है ना कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे चाइना से, लेकिन जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो ले लेंगे। और मीडिया में भी कुछ पर्सनल ऐसे बोल रहे हैं कि चाइना से जो एफडीआई है उसको अलाउ करो, तो क्या होगा, ये नॉर्थ अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज जो कि चाइना से दूर होना चाहती थी, अगर उनको पता चलेगा कि भाई इंडिया में जो पैसा है वो चाइना से ही आ रहा है, तो आपको लगेगा कि वो इंडिया में आएंगे, फिर वो इंडिया को अवॉइड करके वियतनाम चले आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया सीक्स क्लोजर इंटीग्रेशन विद चाइना, ग्लोबल कंपनीज माइट बी डिस्करेज्ड फ्रॉम कंसिडरिंग इंडिया एज देयर ऑप्शन। ठीक है, और चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है वो डोमिनेटिंग फ्यूचर इंडस्ट्रीज है। चाइना ऐसा तो नहीं है कि रुक जाएगा इंडिया में इंपोर्ट करना, अगर हमने इंपोर्ट रोक भी दिया तो, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट अलाउ करी तो
चाइना का एम ही ये है सब कुछ डोमिनेट करना, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, चाइना को चाहिए ग्रोथ। अब क्योंकि चाइना की खुद की कंट्री की जो डिमांड है उसके कंट्रीमैन की, वो अच्छी नहीं है, तो चाइना ग्रोथ को कैसे अचीव करता है, एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चाइना का मॉडल है, तो चाइना एक्सपोर्ट करना रुकेगा नहीं, क्योंकि वही उसका मॉडल है। गोइंग पास बाय एक्सपीरियंस, ये बहुत ही नेइव होगा, मतलब बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही लैक ऑफ प्रैक्टिकल ये डिसीजन होगा कि हम चाइना को एक्सपेक्ट करें कि वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड करे। तो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना कैन बी रिड्यूस बाय बूस्टिंग एफडीआई, मतलब इम्पोर्ट कम करके और इन्वेस्टमेंट बढ़ा के चाइना से हम डेवलपमेंट कर लेंगे। ये जो एक्सपीरियंस है और ये जो एक्सपेक्टेशन है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि जो आसियान ग्रुप है, जो साउथ ईस्ट एशिया में जो 10 कंट्रीज हैं, उनसे मिलके ये आसियान ग्रुप बनता है, उन्होंने भी यही सोचा था। लेकिन वहाँ पे जो देखो चाइना का इम्पोर्ट, चाइना से जो इम्पोर्ट है वो कितना बढ़ चुका है, 386 से 438 हो चुका है। तो मतलब वर्ल्ड में ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, बट ये भी हो सकता है कि जो इम्पोर्ट्स आ रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो इंडिया के पास एक डिफरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, जहाँ पे इकोनॉमी को हम अलग देख रहे हैं एंड जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको अलग देख रहे हैं, बट दोनों को फिर भी साथ में एक पर्सपेक्टिव से देख के चलना है। और चाइना से जो इम्पोर्ट्स आ रहे हैं उनको दूसरी तरह से आप देखो, लेकिन इन्वेस्टमेंट लेके उनको सब्सिट्यूट करना ये अच्छी स्ट्रैटेजी शायद ना हो। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर इंडो चाइना रिलेशन पे क्वेश्चन आता है तो इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इनसाइट हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एथिकलिटी ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये एथिक्स में मैंने डाला है क्योंकि सी एथिक्स ऑफ वॉर एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, एथिक्स ऑफ वॉर एक अलग से टॉपिक है। अब इसको समझते हैं। सी इसराइल इसराइल के जो एक्शंस है पैलेस्टीन में, वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें बिलीव करती है, और इंडिया ने भी एक जगह इससे अग्री करा है अभी रिसेंटली, दैट ये जो कुछ एक्शन जो है इसराइल के पैलेस्टीन में, उससे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। सिंपल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इसलिए किसी ने एक पीआईएल फाइल करी और ये बोला, सी इंडिया जो है इसराइल को कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है अभी। ठीक है, और ये बोला गया क्योंकि इसराइल जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है किसी थर्ड कंट्री में, इसलिए इंडिया को इसराइल को मतलब इंडिया से इसराइल तक ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक एथिकल कंट्री है और हमें उस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो कि दूसरी कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है। ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि ये इशू जो है इंडिया के एस्पिरेशन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्टर के कारण है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हमारे पास एक ऐसी डेजिग्नेशन हो कि हम मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बन के भी आए। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि हम एक्सपोर्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे शायद एक्सपोर्ट करना नहीं चाहिए। तो सेवरल कंट्रीज जैसे नेदरलैंड्स, यूके, इन्होंने भी जो अपने एक्सपोर्ट है ना इसराइल को वो रोक दिए। हाँ, यूएस से जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी चालू है, वो उनका अलग जियो पॉलिटिकल रीजन है, लेकिन नेदरलैंड्स, यूके ऐसे कुछ कंट्रीज ने अपने एक्सपोर्ट्स इसराइल के लिए रोक लिए हैं। ऐसा क्यों करा है उन्होंने, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसको रोकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बोलता है कि आप उस कंट्री को वेपन्स एक्सपोर्ट मत करो जो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। इंडिया में क्या है, फॉरेन ट्रेड एक्ट जो है और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट है, ये गवर्नमेंट को पावर देते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के लिए। तो मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या हम लीगल चीज़ है अगर हम एक्सपोर्ट करें तो? हाँ, डिफेंस एक्सपोर्ट करना लीगलाइज्ड है इंडिया के अंदर, और फॉरेन ट्रेड एक्ट और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट के अंदर वो अलाउड है। लेकिन इंडिया यूरोपियन यूनियन और यूके लॉज के जैसे इंडिया का जो लॉ है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो लॉ है ना उसको रिव्यू करने के लिए मैंडेट नहीं करता। मतलब इंडिया में ऐसा लॉज में लिखा नहीं है कहीं कि अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ को वायलेट कर रही है तो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये इंडियन लॉज में नहीं लिखा, यूरोपियन यूनियन और यूके लॉज में लिखा है, लेकिन इंडिया के लॉज में नहीं लिखा। इसलिए इंडिया के अंदर अगर हम टेक्निकली इसराइल को अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लीगल है। तो जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया को इसको अमेंड करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमन राइट्स लॉ वायलेटिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट ना करें। इंटरनेशनली आर्म्स ट्रेड ट्रीटी रेगुलेट्स द आर्म्स ट्रेड एंड प्रोहिबिट्स एक्सपोर्ट्स इफ देयर इज नॉलेज दैट द आर्म्स विल बी यूज्ड टू कमिट वॉर क्राइम्स। मतलब जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है वो ये बोलती है कि कोई भी कंट्री उस कंट्री टू को आर्म्स या फिर वेपन्स एक्सपोर्ट ना करे
अगर कंट्री 1 के पास ये नॉलेज है कि जो कंट्री 2 है वो थर्ड कंट्री पे कुछ वॉर क्राइम करेगी, ठीक है। लेकिन द थिंग इज इंडिया जो है वो ओवरऑल इस एटीटी का सिग्नेटरी नहीं है, तो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी इंडिया को रोक सकती थी इस कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि इंडिया एटीटी का मेंबर ही नहीं है तो इंडिया इसको फॉलो नहीं करता। बट इंडिया स्टिल जेनीवा कन्वेंशन से बाउंड है अभी भी, क्योंकि हम जेनीवा कन्वेंशन के पार्टी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इसमें लिखा है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करें उन वेपन्स को जिनसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन हो। स्कॉलर्स ने बोला है कि इंडिया को अपने लॉस को अमेंड करके इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ के जो फीचर्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एथिक्स ऑफ वॉर पे अगर GS4 में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है, इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको उठा के वहाँ पे लिखने पड़ेंगे जो कि रेलेवेंट हो। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं उनमें से एक ये लॉ है। अब इसमें जो पॉइंट यहाँ पे न्यूज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो एक इशू ये भी है। क्या इशू है कि इसका जो 107 सेक्शन है उसमें कोर्ट्स के पास पावर है टू अटैच एंड फोरफीट प्रॉपर्टीज दैट आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम को करने से जो पैसा या प्रॉपर्टी पर्सन ए ने कमाई है, वो जो प्रॉपर्टी और वो जो पैसा है, वो जो कोर्ट है ना उसको अटैच कर सकते हैं। अटैच मतलब उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ थी पुराने सीआरपीसी में मेंशन नहीं थी। पहले भी पुराने सीआरपीसी में अगर मेंशन भी थी तो उसके लिए भी जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन या तो पूरी होती या फिर ट्रायल के कंक्लूजन पूरा होना चाहिए था। मतलब या तो ट्रायल जो है वो पूरा हो जाए या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी हो, उसी के बाद जाके ये प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करा जा सकता था। लेकिन इसमें क्या है, प्रॉपर्टी को पहले ही विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसको कॉन्फिस्केट करा जा सकता है। तो मतलब कोई इंसान है जिस पे जुर्म है या जिस पे सिर्फ एलिगेशन ही है कि भाई इसने कुछ क्राइम करा है और उससे इसने पैसा कमाया, तो उसकी प्रॉपर्टी पहले ही जब्त हो जाएगी। इवन दो ये प्रूव भी नहीं हुआ अभी कि भाई उसने क्राइम करा है या नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट आए जिसको किसी से बदला लेना है, तो वो इसको इस BNSS के अंदर उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी, उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट फॉल्स एक्यूजेशन लगा के कि उसने कोई ना कोई क्राइम करा है। लेकिन गवर्नमेंट को तो बस उससे बदला लेना था फ्यूचर में, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो मतलब ये जो एक्ट है थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यूपीएससी के लिए। क्वेश्चन अगर यही आएगा तो यही आएगा कि BNSS में क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या कॉन्स हैं, ये पूछा जाएगा। तो प्रोज भी हैं जो भी आप लिखोगे, कॉन्स भी कुछ हैं जिसमें से एक कॉन ये भी है, तो ये आप एज एन एग्जाम्पल वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, इकोनॉमी पे डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है और मेंस में अगर एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तब आपको ये डेटा मेंशन करना है। तो जो लेबर फोर्स का एनुअल रिपोर्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, उसने ये बताया है कि जो एज 15 एंड अबव, ऐसा क्यों, क्योंकि 14 प्लस जो लोग हैं वो वर्क कर सकते हैं। तो एज 15 एंड अबव जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, वो पिछले साल से अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो गिरा नहीं है, ना ही बढ़ा है, वो 3.2% ही है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में दैट फ्रॉम पास्ट जुलाई टू दिस जून द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ डिक्रीज्ड, बट ऐसा नहीं है। फिर स्टेटमेंट हो सकता है इंक्रीज्ड, बट ऐसा भी नहीं है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम है पिछले साल से। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, और ये 3.2% पे है, ये आपको ध्यान रखना है। 3.2% भी आपको याद रखना है मेंस के लिए। और ये ट्रेंड जो है ना, इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो ट्रेंड वाले होते हैं ये भी आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ट्रेंड वाले। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये क्या होता है, अनएम्प्लॉय रेट का मतलब वो लोग जो कि लेबर फोर्स का पार्ट है, लेबर फोर्स का पार्ट है डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, मतलब उसका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज निकालते हैं लेबर फोर्स और उसको कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन से। फिर से क्वेश्चन आएगा, लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स वो लोग हैं जो कि या तो एम्प्लॉयड हैं या तो वो काम कर रहे हैं, प्लस वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड लोग कौन है, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग होते हैं जो वर्क ढूंढ रहे हैं, दे आर सीकिंग द वर्क, जो वर्क ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा। तो सपोज कोई बच्चा है या सपोज कोई लेट से 25-year-old पर्सन है, वो अभी PhD कर रहा है और वो कहीं काम नहीं कर रहा, तो उसके पास कोई जॉब तो नहीं है, लेकिन क्या वो अनएम्प्लॉयड है, नहीं, क्योंकि वो काम ढूंढ भी नहीं रहा।
क्योंकि अभी तो वो स्टडी कर रहे हैं। तो वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा, वो अनएम्प्लॉयड है। और एम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयड है, इन दोनों का हम सम करेंगे तो आ जाएगा लेबर फोर्स। उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे तो वो होती है लेबर फोर्स। और जो लोग लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड है, उन्हीं को हम अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में डालते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो रिपोर्ट स्टेटेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मेल हैज डिक्लाइंड, और फीमेल की बढ़ गई है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जेंडर बेस्ड अगर क्वेश्चन सोसाइटी में GS1 में आता है या GS3 में भी आ सकता है, तो आपको विमेन रिलेटेड इश्यूज में ये चीज़ लिखनी है कि विमेन के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू मेल। ठीक है, देख सकते हो कि फीमेल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गई है और मेल की रिड्यूस हुई है। दूसरी चीज़, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 60% है कंपेयर टू 57%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब पॉपुलेशन में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि काम करते हैं। तो 60% लोग हैं पॉपुलेशन के इंडिया में जो कि काम करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और ये पिछले साल से बढ़ गया है, ये ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो, मेल का तो 78% है, मतलब जो वर्किंग एज में है ना, उसमें से 78% लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली 41% विमेन आर वर्किंग। तो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 50% से भी कम है। और मेन का देखो कितना ज़्यादा है। इसलिए जब आप सड़क पे बाहर निकलते हो तो आपको काम करते हुए मेन ज़्यादा दिखते हैं, विमेन नहीं दिखती। विमेन काम क्यों नहीं कर रही है? मेनली बिकॉज ऑफ सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स। या तो उनको एजुकेशन नहीं दी गई है सोसाइटी के कारण, या फिर पेट्रियार्की और ट्रेडिशनल कस्टम्स के कारण उनको वर्क करना अलाउड नहीं है। सो जो LFPR है वो टेक्निकली बड़ा तो है, पिछले साल से बड़ा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कम है। जो मेल के लिए जो है LFPR ये भी बड़ा है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो नंबर है ना, कहाँ से बढ़ा है, ओरिजिनल नंबर, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक तो LFPR अभी कितना है और वो बढ़ा है या डिक्रीज हुआ है, वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब ओवरऑल जो एम्प्लॉयड है उनका रेशियो पॉपुलेशन के थ्रू। तो देखो बहुत सारे रेशियो यहाँ पे आ रहे हैं। वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स, ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। टोटल लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन, ये हो गया ये वाला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, LFPR। एंड एम्प्लॉयड अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि लेबर फोर्स में तो दोनों आ जाते हैं ना, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये जो है बढ़ गया है थोड़ा। ठीक है, ये 58% हो चुका है, पिछले साल 56 था। 56 याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये इंक्रीज है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फेडरल रिजर्व। सी जैसे इंडिया में जो टॉप मोस्ट बैंक है और जो गवर्नमेंट का भी बैंक है, सारे बैंक्स ऑफ द बैंक्स जिसको कहते हैं RBI, वैसे ही US के अंदर फेडरल रिजर्व है। फेडरल रिजर्व ने क्या करा है, इंटरेस्ट रेट कम करी है। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट कट है, बड़ी है, इससे प्रीलिम्स में ना क्वेश्चन आ जाता है कि इससे होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इंटरेस्ट रेट कट का क्या मतलब है कि कि अगर जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, तो जो लोन है ना, क्योंकि सेंट्रल बैंक वो किसको लोन दे रहा है, वो लोन दे रहा है बाकी बैंक्स को। और बाकी बैंक्स क्या करेंगे, वो हम जैसे सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको लोन लेंगे, सिंपल। तो ये जो बैंक है, इनको सेंट्रल बैंक से जिस परसेंटेज पे लोन मिलता था, अगर आपने उसको कम कर दिया, तो द थिंग इज दैट द ओवरऑल लोन इज चीप, राइट। दैट मीन्स द ओवर ऑफ लोन चीपर हो गया, अब मोर इकोनॉमिकल हो गया, क्योंकि परसेंटेज कम हो गई। तो बैंक्स के पास जो लोन आएगा ना सेंट्रल बैंक से, वो चीपर आएगा। तो जो सिविल सोसाइटी है, जब बैंक को महंगा पड़ ही नहीं रहा लोन यहाँ से, तो जो सिविल सोसाइटी है मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, उनको भी जो बैंक है ना, वो भी इनको चीपर लोन देगा। तो मतलब अगर फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक लोन की रेट कम कर रहा है, तो हमें भी जो लोन है वो सस्ते दाम पे मिल जाएगा। इससे क्या होगा, अगर मुझे लोन सस्ता मिल रहा है तो मैं और लोन लूंगा, तो सोसाइटी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट कट करी गई है, एमिंग टू मेक क्रेडिट चीपर, क्रेडिट मतलब लोन फॉर द हाउस होल्ड्स एंड द बिजनेसेस। इससे जो लोन की कॉस्ट कम होगी, मॉर्गेज रेट कम होगी, ये भी कम होगी, ये काफ़ी ऑब्वियस है। एक और यहाँ पे लिखा है कि बॉन्ड यील्ड भी इससे कम होगी। अब ये बॉन्ड यील्ड कम होगी, इसका क्या मतलब है, बहुत ही बेसिक मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है, बट मैं बहुत बेसिकली एक बार ओवरव्यू यहाँ पे पेंट कर देता हूँ। बॉन्ड यील्ड से क्या होगा कि सपोज कोई बॉन्ड है, बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और एक डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बट ये बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि कोई इंसान है, ठीक है, उसने ये बॉन्ड खरीदा है, मतलब उसने क्या करा है, एक तरह से इन्वेस्ट करा है इस बॉन्ड में, आप इतना मान लो।
उसके पास पैसा था, उसको लगा मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, तो चलो ना मैं किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसने एक बॉन्ड को इन्वेस्ट कर लिया। तो सपोज एक पर्सन ए है, पर्सन ए से उसने, इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन ने पर्सन ए को पैसे दे दिए और उससे बॉन्ड जो है वो खरीद लिया। तो एक तरह से उसने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब ये देखो कि अगर ये दूसरा पर्सन भी आता है और ये तीसरा पर्सन भी आ गया, इसने बोला कि मुझे भी बॉन्ड चाहिए, मुझे भी बॉन्ड चाहिए, लेकिन बॉन्ड तो इसके पास है, ठीक है। और सपोज बॉन्ड जो है ना, 1 साल बाद इस पर्सन को, इसी पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3, क्योंकि पर्सन 1 ने बॉन्ड खरीदा है तो इन्वेस्ट करे ना, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ रिटर्न है, तभी तो उसने खरीदा है, तभी उसने इन्वेस्ट करे। तो उसको ये पता है कि 1 साल बाद जो बॉन्ड है उसको 100 रुपए का फायदा देगा 1 साल बाद, ठीक है। और मान लेते हैं इस पर्सन ने जो बॉन्ड है ना वो 900 रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो इस पर्सन ने बॉन्ड 900 रुपए में खरीदा और इसको 100 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मतलब टेक्निकली 1 साल बाद ये जो बॉन्ड है ये 1000 रुपए का हो जाएगा। इसका बेसिकली यही मतलब है कि इस पर्सन ने 900 रुपए में बॉन्ड खरीदा था, क्योंकि इसको लगा पर्सन 1 को कि ये जो बॉन्ड है 1 साल बाद 100 रुपए का, 1000 रुपए का हो जाएगा, तो ये जो पर्सन 1 है इसका जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए निकल के आ गया, सिंपल। लेकिन अब हुआ क्या है, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी और लोन जो है वो भी कम हो गया। तो जो पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, इन्होंने क्या है, बैंक से लोन ले लिया। क्यों ले लिया अभी बैंक से लोन? क्योंकि लोन बहुत ही चीप है, तो जब सस्ती में मिल रहा है लोन तो ले लेते हैं, तो इन लोगों ने लोन ले लिया। तो अब ये भी बोल रहे हैं कि भाई पहले तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब पैसे आ चुके हैं, तो मुझे भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, मुझे भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन बॉन्ड तो पर्सन 1 जो है वो लेकर बैठा है। तो पर्सन 1 क्या बोलेगा, देखो मैं तो जो है, तो मैंने तो 900 रुपए में खरीदा है, तो तुम ना मुझसे 950 रुपए में खरीद लो, ठीक है। तुम मुझसे 950 रुपए में खरीद लो, तब मैं तुम्हें दे दूंगा ये। तो पर्सन 2 और पर्सन 3 है, सपोज इन्होंने 950 रुपए में बॉन्ड खरीद लिया। तो अब देखो ये जो पर्सन 2 है जिसने 950 रुपए में बॉन्ड को खरीदा है, ठीक है, 950 रुपए में से बॉन्ड को खरीदा है, लेकिन बॉन्ड पैसे कितने देने वाला है, 1000। बॉन्ड तो 1000 रुपए देगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी दे सकता है वो। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 50 रुपए। पर्सन 1 का प्रॉफिट कितना हो रहा था, 100 रुपए, लेकिन पर्सन 2 का प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपए। इसका ये मतलब है, ये जो प्रॉफिट है ना इसी को कहते हैं यील्ड, इसी को कहते हैं यील्ड। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे, वो बॉन्ड्स को और ज्यादा खरीदेंगे, और जो प्रॉफिट है बॉन्ड पे हो रहा था वो कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड यील्ड गिर जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में बस ये स्टेटमेंट आ जाएगा। यूएस ने जब फेड रिजर्व ने जब रेट कट किया है तो उससे बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा, ये स्टेटमेंट लिखा होगा। अब आपको पता है नहीं, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, बॉन्ड यील्ड तो गिरेगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो इकोनॉमिक्स का स्टैटिक का पोर्शन है, वहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। देन इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है कि रशिया एंड यूक्रेन जो है वो क्रीमिया ब्रिज को लेके इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए। अब वो वहाँ पे चले गए, वो केस क्या है, क्या क्या उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, वो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि क्रीमिया ब्रिज न्यूज़ में है, ये प्लेस इन न्यूज़ का पार्ट बन जाता है, तब आपको उस पर्सपेक्टिव्स को पता होना चाहिए। सी ये यूक्रेन है, यूक्रेन की ये टेरिटरी थी क्रीमिया। 2014 में क्या करा, रशिया ने इन्वेड करा और क्रीमिया को रशिया में मिला लिया। एक तो ये हुआ था 2014 के अंदर। तो अब देखा जाए तो ये क्रीमिया ऑन पेपर तो यूक्रेन का पार्ट है, बट जमीन पे रियलिटी क्या है, ये रशिया का पार्ट बन चुका है। वहीं पे देखो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वाटर बॉडी है, सी ऑफ अज़ोव, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और वाटर बॉडी नीचे की साइड ब्लैक सी, तो ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव रशिया और यूक्रेन के बीच में आते हैं। इन दोनों के बीच में एक जमीन की बॉडी है, ठीक है। और इस जमीन के बॉडी का जो मिडल पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा ना ओपनिंग है, थोड़ी सी ओपनिंग है, जो कि सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी को मिलाता है, इसको कहते हैं कर्च स्ट्रेट। इसी कर्च स्ट्रेट पे एक ब्रिज बना हुआ है जिसको क्रीमिया ब्रिज बोला जाता है। तो फिलहाल क्योंकि ये पूरा रीजन रशिया के पास है, तो यूक्रेन और रशिया फाइट कर रहे हैं कि इसकी ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए। तो ये जो मुद्दा है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके चले गए, ठीक है। इतनी ही न्यूज़ थी। अब इससे हमें देखना है यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ वाला पॉइंट, और क्योंकि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन न्यूज़ में है उसको भी थोड़ा सा देखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है इंडिया इसका मेंबर है। दूसरी चीज़ 1899 में बना था ये हेग, हेग मतलब नेदरलैंड्स में, नेदरलैंड्स में हेग है, वहाँ पर ये बना था। एंड ओवरऑल ये एक पीसफुल सेटलमेंट कराता है सारी पार्टीज के कंसर्न के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें आपको इस न्यूज़ के बारे में पता होनी चाहिए, इस सब पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आज का सेशन था करंट अफेयर्स का। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैव अ गुड डे।